बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब नौकरी के लिए रोज रोज अप्लाई करते हैं। 10-20 कंपनियों में रिज्यूम सेंड कर देते हैं, जो पोर्टल्स पर अप्लाई करते हैं, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हैं, बट फिर भी कहीं से एचआर का कॉल ही नहीं आता, ना कोई ईमेल आता है। और धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि कैंडिडेट को लगने लग जाता है कि मेरा लक खराब है या मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, और वो डीमोटिवेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बट बीइंग एचआर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच में है, ना कि लक में। हमेशा अपने लक को दोष मत दिया करो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश किया करो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत, मैं प्रोफेशन से एचआर में हूँ। लास्ट 13 ईयर से मेरा इसी फील्ड में एक्सपीरियंस है और मैं डेली 80 to 100 कैंडिडेट्स के रिज्यूम चेक करता हूँ। रिज्यूम देखते ही पता चल जाता है कि क्या ये कैंडिडेट हमारी ओपनिंग के लिए सुटेबल है या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको वही रीजन बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका रिज्यूम एचआर तक पहुंच ही नहीं पाता। क्या वो रीजंस हैं जिससे एचआर आपके सीवी को देख भी लेता है तब भी उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको डस्टबिन में, ट्रैश में डाल देता है। सभी रीजंस को हम 1 by 1 जानेंगे और उनका सोल्यूशन भी उसी प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको साथ के साथ प्रॉब्लम भी पता चल जाए और उसका सोल्यूशन भी, जिससे आपको इंटरव्यू के कॉल्स भी आएंगे और आप इंटरव्यू देने भी जाएंगे। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, फ्री है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। मुझे पता है कि कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं जिससे उनका रिज्यूम आगे पहुंच ही नहीं पाता। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि रिज्यूम बोरिंग होता है। ये तो आप सबको ही पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और यू विल नेवर गेट अ चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका अच्छा होना चाहिए। आपका रिज्यूम आपके एचआर तक पहुंचा, जिस कंपनी में भी आपने अप्लाई किया उस एचआर तक पहुंचा, और आपका रिज्यूम ही बेकार है, बोरिंग है, वही चीजें आपने लिखी हैं जो सभी कैंडिडेट्स लिखते हैं, वही नॉर्मल बातें लिखी हैं जो सभी कैंडिडेट्स लिखते हैं, तो आपका रिज्यूम सिलेक्ट होने वाला नहीं है। एचआर को सिर्फ 6 से 10 सेकंड चाहिए आपके रिज्यूम को सिलेक्ट या रिजेक्ट करने के लिए। इससे ज्यादा टाइम एचआर नहीं दे सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर को 500 to 1000 सीवी चेक करने होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर सीवी को डिटेल में पढ़े। अगर आपने अपने सीवी में लिखा है हार्ड वर्किंग, मोटिवेटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड, ये हर कैंडिडेट लिखता है, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है। एआई आपके रिज्यूम में मोस्टली वही कॉमन पॉइंट डालता है जो वो सबको सजेस्ट करता है। तो यही चीज हर कैंडिडेट अपने रिज्यूम में लिखेंगे, उसमें आपका रिज्यूम और दूसरा कैंडिडेट के रिज्यूम में कोई फर्क नहीं रह जाता। उसी कैंडिडेट का सीवी सिलेक्ट होता है जिसने अपने रिज्यूम में यूनिकनेस डाली है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? आपको इसमें अपनी पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी। वो आप कैसे दिखा सकते हो? अगर आप अपने रिज्यूम में गुड कम्युनिकेशन स्किल लिख रहे हो, वो एक यूनिक नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं दिखाता, क्योंकि ये पॉइंट हर कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है वो मेंशन करता ही करता है। अगर आप ये पॉइंट लिखोगे तो आपका रिज्यूम सिलेक्ट होने वाला नहीं है। तो इसमें आपको क्या लिखना चाहिए? इसमें आप लिख सकते हो, आई हैव होस्टेड 2 इवेंट्स इन माई कॉलेज एंड मैनेज 10 टीम मेंबर्स इन दैट इवेंट। तो इसमें आपकी 2 पर्सनैलिटी दिखी। आप एक तो ऑर्गेनाइज, आपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज की, जिसमें आपकी एक मोटिवेशन दिखती है, आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, और दूसरा आपने टीम मेंबर्स को हैंडल किया, इससे आपकी टीम स्पिरिट दिखती है कि आप टीम को भी हैंडल कर सकते हो। एज ए फ्यूचर में आप टीम लीड भी काम कर सकते हो। तो ये एक प्रोफेशनल आंसर है, और एचआर जब आपके रिज्यूम में इस पॉइंट को देखेगा और वो जेन्युइनली आपसे इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इस आंसर में एक तो नंबर्स आपने बताए कि आपने 2 इवेंट्स ऑर्गेनाइज की और आपने इसको स्टोरी वे में एक्सप्लेन किया। जब ये 2 चीजें आपके रिज्यूम में ऐड हो जाती है ना, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डलता है। एचआर को ये लगता है कि ये बंदा कुछ यूनिक है। तो रिज्यूम हमेशा ऐसा बनाओ कि एचआर ये बोले, ये बंदा वाकई में इंटरेस्टिंग है, वाकई में ही यूनिक है। तो कोशिश करो चैट जीपीटी से कॉपी मत करो, चैट जीपीटी की हेल्प लो, बट पहले उसको अपने वे में एक्सप्लेन करो जो आपने एक्चुअल में किया है अपने कॉलेज में एज ए फ्रेशर।
तो आप उसको अपने वर्ड्स में चैट जीपीटी को बताओ, चैट जीपीटी आपको उसमें और आइडियाज देगा, तो आप भी अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। चैट जीपीटी उसको ग्रामेटिकली गुड सेंटेंस बना कर देगा, आप उसको अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो, जिससे उसमें उस सेंटेंस में एरर नहीं होंगे और ग्रामेटिकली भी ठीक होगा। आप इस चीज में चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, बट इंटायर रिज्यूम बनाने में चैट जीपीटी की हेल्प मत लो, क्योंकि चैट जीपीटी को अपनी बारे में नहीं पता और ना आप अपनी पूरी हिस्ट्री चैट जीपीटी को बता सकते हो। अगर आप बता भी दोगे तब भी वो रिजल्ट नहीं आने वाला जो एक्चुअली में आप अपने बारे में बता सकते हो। दूसरा रीजन या दूसरी गलती जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट करते हैं स्टार्टिंग में, जब कॉलेज से पास आउट होते हैं, हर जॉब अप्लाई कर देते हैं। वो देखते हैं ये कंपनी अच्छी लग रही है, या इस कंपनी की सैलरी है, इस कंपनी में सैलरी अच्छी मिल रही है, तो इसमें अप्लाई कर देते हैं। वो उस पोस्ट को खोल के नहीं देखते। सपोज किसी naukri.com पर कोई ओपनिंग निकली, या लिंक्डइन पर, या किसी भी जॉब पोर्टल पर ओपनिंग निकली, उन्होंने उसके बारे में पूरा नहीं पढ़ा, उस जॉब पोस्ट को पढ़ा ही नहीं, उसको खोला ही नहीं। अगर आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते तो शायद आप जॉब के लिए अप्लाई ना करते, क्योंकि हर जॉब हर कैंडिडेट के लिए सुटेबल नहीं होती। अगर मैं एचआर में हूँ तो एचआर की भी कई आगे सब पार्ट्स होते हैं जिसमें मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो हमेशा जॉब को पढ़ो, जॉब की डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, उसके बेस पे ही अप्लाई करना है। अब जब आप ऐसे 10, 20, 50, 100 जगह अप्लाई करते हो और फिर अगले दिन आप अपना चेक करते हो कि इनबॉक्स में कोई मैसेज आया, तो आपको मैसेज नहीं आता तो आप भी मोटिवेट होते हो। इसका रीजन ये होता है कि कंपनी में एटीएस सिस्टम होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। एटीएस क्या करता है? एटीएस जिस भी कंपनी में कोई ओपनिंग निकलती है तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, तो एटीएस में एचआर क्या करते हैं, वो कीवर्ड्स डालते हैं और एटीएस उन कीवर्ड्स के बेसिस पे काम करता है। अगर कोई कैंडिडेट उस कंपनी में अप्लाई करता है और उस कैंडिडेट ने उस कीवर्ड्स का यूज किया है अपने रिज्यूम में, अपनी एप्लीकेशन में, तो वो उसकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेता है। वो एप्लीकेशन सिलेक्ट होने के बाद एचआर के पास चली जाती है। अब जब आप ऐसी 10, 20 कंपनी, 50 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो बिना जॉब डिस्क्रिप्शन चेक किए, तो आपका रिज्यूम एटीएस में ही अटक जाता है, वो आगे पहुंच ही नहीं पाता एचआर तक। बेशक आपका रिज्यूम कितना अच्छा हो, आपका प्रोफाइल कितना अच्छा हो, आप भले ही बहुत अच्छे कैंडिडेट हो कंपनी के लिए, बट आपका रिज्यूम एचआर तक पहुंच ही नहीं पाता, ह्यूमन लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता कि वो ह्यूमन लेवल पर भी चेक हो। फॉर एग्जांपल, अगर एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, किसी जॉब पोस्ट में लिखा है टैलेंट एक्विजिशन और मैंने अपने रिज्यूम में लिखा है हायरिंग वर्क, तो मेरा रिज्यूम सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। भले ही मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे वो काम अच्छे से आता है जो एक दूसरा कैंडिडेट 2-4 साल के एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट नहीं कर सकता। और वो 2-4 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ने उसमें टैलेंट एक्विजिशन अपने रिज्यूम में लिख दिया, उसका रिज्यूम आगे चला जाएगा। तो हमेशा आगे से आपको क्या करना है, जब भी किसी कंपनी की आप जॉब पोस्टिंग अप्लाई कर रहे हो तो आपको उस पोस्ट को ओपन करना है, उसमें बेसिकली कीवर्ड्स चेक करने हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन किया है उन जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और उन्हीं कीवर्ड्स को अपने रिज्यूम में ऐड करना है। जब आप इस तरह से अप्लाई करोगे, बट इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि मेरे को उसमें 70% जॉब डिस्क्रिप्शन मेरी स्किल के अकॉर्डिंग मैच करती हैं, तो आप उस कंपनी में अप्लाई करो। नहीं तो अगर ऐसे आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे, भले ही एटीएस आपका रिज्यूम क्लियर करके एचआर को भेज दे, बट जब आप एचआर के राउंड में जाओगे तो वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओ, तो वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 1 या 2 जगह अप्लाई करें, जो बेस्ट कंपनी है, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मैच करती है। तो हमेशा इस रूल को याद रखना, हमेशा कीवर्ड का खेल होता है। इस वीडियो का मेन फोकस यही है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स कैसे आए, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कैसे हो ताकि आप इंटरव्यू रूम तक जा सको। इंटरव्यू को क्लियर कैसे करना है, इसके ऊपर भी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको अच्छे से चेक करना। और वो उसमें मैंने डिटेल बताया है कि कैसे आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर करना है, कैसे तैयार होकर जाना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए। तो अगर आपका पास इंटरव्यू कॉल आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के बारे में कैसे तैयार होना है, क्या एचआर के क्वेश्चंस होते हैं, उनको डीपली एनालिसिस कैसे करना है, वो सभी मैंने उस वीडियो में बताया है, तो उन वीडियो को देखकर ही जाना। अब थर्ड रीजन क्या आ जाता है, लिंक्डइन प्रोफाइल वीक होना। अब जब आपने अपने रिज्यूम में कीवर्ड डाले, रिज्यूम को बोरिंग नहीं होने दिया,
तो जब आपका रिज्यूम एटीएस से क्लियर होकर एचआर के पास जाता है तो कुछ एचआर क्या करते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर लेते हैं कि क्या वो बंदा जेन्युइन है, जेन्युइनली प्रोफेशनल है। क्योंकि हम जब किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसका फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करते हैं। तो वैसे ही एचआर जब किसी के कैंडिडेट को अपनी कंपनी में हायर करने से पहले उसके बारे में कुछ जानने के लिए उसके लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करना चाहता है। लिंक्डइन प्रोफाइल एक अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, उसमें आपकी कैजुअल फोटो नहीं लगी होनी चाहिए, उसमें एक प्रोफेशनल फोटो लगी होनी चाहिए। इसमें आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट प्रोफाइल होने से मतलब ये है कि उसमें आपने अपनी एजुकेशन जो आपने करंटली एजुकेशन की है वो प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए, कहाँ से की है, क्या क्या आपने उस एजुकेशन में या सर्टिफिकेशन में कोई स्किल सीखी, उस स्किल्स के बारे में मेंशन करना है, क्या प्रोजेक्ट्स किए आपने उसके बारे में मेंशन करना है। और जो आप अपनी फोटो लगाओ उसमें बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी शादी के फंक्शन में खड़े हो और वहां पर आप अपनी फोटो ले रहे हो और पीछे शादी का बैकग्राउंड हो, या आप कहीं घूमने गए हो, पीछे कोई माउंटेन्स हैं, कुछ भी रिवर है, कोई सी का सीन आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी फोटो नहीं लगानी है आपको, बिल्कुल इसमें प्रोफेशनल फोटो यूज करनी है। तो इससे यही लगता है कि ये कैंडिडेट जेन्युइनली प्रोफेशनल है और हमारी कंपनी के लिए सुटेबल हो सकता है। तो वो आपको एक कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए चांस देती है, एचआर आपको कॉल कर सकता है। तो इसमें यही है कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा रखना है, उसमें डेली नहीं कर सकते तो वीकली पोस्ट करते रहो। तो इसमें क्या है कि आपकी एक्टिविटी चलती रहती है, आप एक्टिव लगते हो कि आप एक एक्टिवली आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो ये इस तरीके से ये एक नॉर्मल सा होता है, इसमें कुछ नहीं। जैसे आप फेसबुक पर पोस्ट करते हो वैसे आपको इसमें प्रोफेशनली पोस्ट करनी पड़ती है। अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, कोई टीम मेंबर है, कोई एचआर है, तो उन्होंने कोई पोस्ट डाली है उस पर कमेंट करो। तो जिससे क्या है आपका प्रोफाइल उनकी नज़रों में आता है और वो रीड करते हैं, और जब आप उस कंपनी में अप्लाई करते हो तो एक रेफरेंस का काम करता है। तो इस तरह से अगर आप डेली पोस्ट डालते रहोगे या वीकली पोस्ट डालते रहोगे तो आपका प्रोफाइल भी विजिबल रहता है। तो आपको अपना प्रोफाइल हमेशा अच्छा बनाकर रखना है। प्रोफाइल फोटो अच्छी होनी चाहिए। आपका है जो कंटेंट आपने लिंक्डइन पर मेंशन किया है वो प्रोफेशनल लिखना चाहिए और उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, स्किल्स मेंशन हो। लिंक्डइन के थ्रू भी आपको इंटरव्यू कॉल्स कई बार आ जाते हैं अगर आप उस पर एक्टिव रहते हो। लास्ट एंड फाइनल जो आपको हर हाल में इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी वो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल। आपने सारी चीजें क्लियर कर लिया, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा कर लिया, आपने अपना रिज्यूम को बोरिंग नहीं होने दिया, रिज्यूम भी अच्छा कर लिया, उसमें सारे कीवर्ड्स भी डाल लिए। अब आपका रिज्यूम एटीएस भी क्लियर कर गया, एचआर तक भी पहुंच गया, एचआर को आपका रिज्यूम भी बहुत अच्छा लगा, उसने शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब वो आपको कॉल करेगा। अब जब आपको वो कॉल करेगा उस टाइम पर आपने कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो आप बोलते बोलते ही फंबल कर रहे हो, आपको अपनी कम्युनिकेशन पर तब से काम शुरू कर देना चाहिए जब से आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। जब आप कॉलेज में लास्ट ईयर में हो तब आपको अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल होती हैं, वहीं पर कॉलेज प्लेसमेंट हो जाती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमेशा तैयार रखो। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रखनी होती है। अच्छी बात है आपकी प्लेसमेंट आपके कॉलेजेस करवा रहे हैं, आपको वहाँ पे डायरेक्टली कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉलेज के थ्रू ही आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। बट आपकी वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो वहाँ पर आप रह सकते हो, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम बन सकती है वो कम्युनिकेशन स्किल। तो इस पर आप काम करना तब से शुरू कर दो जब आप लास्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करो, अपने रिज्यूम की प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू पे जाने से पहले अपने रिज्यूम के एक एक पॉइंट को अच्छे से बोल कर देखो, जिससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर कर बोलो जब तक आपको खुद फील नहीं होता कि आप कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। तो प्रैक्टिस आप करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, मोटिवेशन भी होगा और आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। तो आज से अगर आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आ रहा तो अपने लक को दोष नहीं देना और ये भी नहीं बोलना कि आप कैपेबल नहीं हो। आप अपनी अप्रोच को बदलो, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूम बनाओ, अपने आप को एक प्रोफेशनल बनाओ, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा करो, तो आपको इंटरव्यू कॉल भी आएगा, आपकी सिलेक्शन भी होएगी। फिर भी आपको कोई डाउट है इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, इंटरव्यू में कैसे बोलना है, कैसे पहन कर जाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, इस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है, वो सभी मैंने अपनी वीडियोज में बनाए हैं। इन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।
आप उनको भी जरूर से चेकआउट करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखना नेक्स्ट इंटरव्यू कॉल माइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे कॉन्फिडेंट।